आप देख रहे हैं पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन वीडियो, जिसके बारे में जेम्स गन ने किए थे बड़े बड़े ऐलान कि होने वाले हैं बड़े बड़े खुलासे और बड़े बड़े कैमियोज। वो हो रहा है भाई साहब, क्या आप जानना चाहेंगे? उसके लिए एपिसोड 6 को लेकर स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वार्निंग में बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। पीसमेकर के एपिसोड 6 में गन ने मार दिया छक्का, जहाँ हुए हैं बड़े बड़े रिवील्स। एक तो कैमियो के रूप में जहाँ कैमियो करते दिखते हैं निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर। जी हाँ, सुपरमैन मूवी का बड़ा विलन दिखता है बेल रीव जेल में, जिसे फ्रैंक ग्रिलो का किरदार रिक फ्लैग सीनियर मिलने आया था। बेल रीव वही जेल है जहाँ से अमेंडा वॉलर ने सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स और फिर क्रिएचर कमांडर्स के मेंबर्स को रिक्रूट किया था और सुपरमैन फिल्म के आखिरी पलों में लेक्स के कारनामों के पर्दाफाश होने के बाद उसे इसी जेल में भेज दिया गया था। इसी कन्वर्सेशन में सुपरमैन की एंडिंग पर हिंट किया जाता है, जहाँ लेक्स के अनुसार मेटा ह्यूमंस ने दुनिया को अपने काबू में कर लिया है और पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं। सुपरमैन के अंत में जस्टिस गैंग, इसका पार्ट है ग्रीन लैंटर्न, गाय गार्डनर, मिस्टर टेरिफिक और नया मेंबर मेटामॉर्फो ने बोरेवे नाम की जगह के टायरेंट से जहारनपुर नाम की जगह को बचाया था। वही उसी जस्टिस गैंग के एक और मेंबर हॉक गर्ल ने बोरेवे के टायरेंट वैसिल गुरगोस को मार गिराया था। साथ ही सुपरमैन ने लेक्स को हराया था। इसे लेक्स मेटा ह्यूमन इंटरफेरेंस बता रहा है, जिससे रिक फ्लैग सीनियर मानता है। उसी मूवी के एंडिंग में हिंट किया गया था। इस कन्वर्सेशन में जस्टिस गैंग और सुपरमैन के नाम भी लिया गया है। इसी सीन में लेक्स ने ये भी कंफर्म किया था कि उसे 256 इयर्स की सजा मिली है, जो बहुत ज्यादा लंबी है। इसी कन्वर्सेशन में लेक्स रेफर करता है एक बियर साइज मैन विद ड्रैगन स्किन की तरफ, जो किलर क्रॉक की तरफ इशारा हो सकता है, जिसका स्किन क्रोकोडाइल की तरह है, जिनका स्किन टेक्सचर काफी हद तक ड्रैगन से मिलता जुलता है और बियर साइज का तो वो है ही। ओरिजिनली डेविड एयर के सुसाइड स्क्वाड में ये किरदार दिख चुका है, तो रिक फ्लैग जूनियर एन्चेंटर्स के बाद ये तीसरा किरदार है जिसके बारे में इस नए डीसीयू में बात की गई है। तो क्या वो फिल्म कैनन है? वही एक और नाम लिया जाता है जिसे रेफर किया जाता है ग्लोइंग टिंग विद कार्टून आईज, जो क्रिएचर कमांडोज में दिखे किरदार डॉक्टर फॉस्फरस पर मेंशन हो सकता है। उसकी आंखें कार्टूनी हैं। आखिर उसने डेब्यूट भी किया था क्रिएचर कमांडोज नाम के एनिमेटेड सीरीज में, जिसे गन साहब ने ही डायरेक्ट किया था। इसी कन्वर्सेशन में रिक फ्लैग सीनियर मेटापोलिस इंसिडेंट पर भी रेफर करता है, जब लेक्स के पॉकेट डायमेंशन की वजह से मेटापोलिस में हो गया था एक रिफ्ट, जिसने उसे ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दिया था। आखिर में रिक फ्लैग सीनियर और लेक्स के बीच होता है एक एग्रीमेंट, जहाँ लेक्स रिक को एक ऐसा डिवाइस देगा जिससे वो पीसमेकर के क्वांटम फोल्डिंग डिवाइस को ट्रेस कर सकेगा और उसके बदले लेक्स उसे ट्रांसफर कर देगा एक नॉन मेटा ह्यूमन जेल में, जिसका नाम लिया गया है वैन कल, जो कॉमिक्स में है मेटा ह्यूमन प्रिजन मेट्रोपोलिस के बाहर। ये जेल पहली बार दिखा था पावर कंपनी बुक 1 में, जिसे रिलीज किया गया था मार्च 2002 में, जहाँ लेक्स को कई बार कैद किया गया है कॉमिक्स में। ये जेल CW के सीरीज सुपरगर्ल सीरीज में भी दिख चुका है। तो कॉमिक्स में ये जेल नॉन मेटा ह्यूमन जेल नहीं है, पर शायद गन के यूनिवर्स में इसे नॉन मेटा ह्यूमन जेल बताया गया या दिखाया जाएगा। उसी के साथ रिक ने ये भी कंफर्म किया है कि लेक्स अभी से यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करेगा, जो ऑब्वियसली सेटअप कर रहा है। सुपरमैन के सीक्वल मैन ऑफ टुमारो को गन ने मैन ऑफ टुमारो के अनाउंसमेंट के समय कुछ फोटो डाले थे, जहां दिखते हैं सुपरमैन और लेक्स अपने ग्रीन कवच में एक दूसरे के साथ काम करते हुए, जहां शायद यूएस गवर्नमेंट इन दोनों को फोर्स करेगी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। इस सीक्वल के विलन ब्रेनियाक को हराने के लिए गन ने ब्रेनियाक को कंफर्म किया है इस इमेज के साथ। तो काफी स्पॉइलर ही हो रहे हैं गन। Well, it does have spoilers. कोई दूसरा बड़ा रिवील जो एपिसोड में देखने को मिलता है वो है ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स, जिसे क्रिस्टोफर स्मिथ एक पीसमेकर समझता है। वो निकला एक नाजी यूनिवर्स जो गन ने लिया है कॉमिक्स से ही। कॉमिक्स में एक यूनिवर्स का नाम है यूनिवर्स एक्स, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी यानी कि नाजीज और हिटलर जीत गए थे और उन्होंने उस दुनिया को बना दिया था एक रेसेस वाला दुनिया, जहां कोई जीव एशियन ब्लैक एग्जिस्ट नहीं करता था। ये दुनिया इसी से इंस्पायर्ड है। आखिर में क्रिस देखता है यूएस का फ्लैग, जहाँ नॉर्मल स्टार्स नहीं है पर नाजीज का फेमस स्वस्तिका है। यानी इस दुनिया में क्रिस का बाप ऑगी अच्छा आदमी नहीं है, पर ये पूरी की पूरी दुनिया ही रेसिस्ट है क्रिस के बाप की तरह। इस एपिसोड में इससे पहले उस पर हिंट मिल जाता है जब गार्ड्स कुत्ते को एक सीन में डायरेक्शन दे रहे हैं जर्मन भाषा में, तभी समझ में आ जाता है इस यूनिवर्स में ब्लैक या तो एग्जिस्ट नहीं करते या फिर किसी और जगह में छुपे हुए हैं। इसलिए डेनियला ब्रुक्स एज लियोटा के पीछे पूरी पॉपुलेशन पड़ जाती है, क्योंकि सब रेसिस्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 1 में क्रिस के पीछे ऑगी की रेसिस्ट आर्मी पड़ गई थी। सन्स ऑफ लिबर्टी जिसे क्रिस ने बुरी तरह मारा था, वो शायद अच्छे आदमी है। वो है हीरोज। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि लियोटा का वेरिएंट शायद उसकी मां अमांडा वॉलर भी इस सन्स ऑफ लिबर्टी टीम का पार्ट, और शायद इड्रिस अल्बा का किरदार जो गन के द सुसाइड स्क्वाड में दिखा था एज रॉबर्ट ड्यूबियस एक ब्लड स्पॉट, वो भी इस सन्स ऑफ लिबर्टी टीम का पार्ट हो सकता है। थोड़ा प्रेडिक्शन कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने अभी तक किया था और वो ठीक भी निकला। जहाँ मैंने कहा था ये दुनिया उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है और कोई भी ब्लैक एशियन नहीं दिखा है यूनिवर्स में, वो सब कुछ
सही निकला। जहाँ सन्स ऑफ लिबर्टी के सिंपैथाइजर्स की बात हुई, एक और किरदार दिखता है इस यूनिवर्स में जो उनका सिंपैथाइजर है, वो है एड्रियन चेज, एक विजिलेंटे का वेरिएंट। क्योंकि हम फ्रेडी स्टोमा को एज विजिलेंटे मिस कर रहे थे तो गन ने सोचा दो इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस एपिसोड में, जो एक दूसरे को देख के स्पाइडरमैन वाला पॉइंटिंग मीम को रिक्रिएट करते हैं और स्पाइडरमैन का नाम भी लिया जाता है यहाँ पर। तो गन के डीसीयू में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों का फेवरेट पोकेमॉन इन्फर्नेपी है जो ऐसा दिखता है, पर एक डिफरेंस है, जहाँ हमारा विजिलेंटे है पीसमेकर का भक्त, ये विजिलेंटे है पीसमेकर का कट्टर दुश्मन। एज इस यूनिवर्स में पीसमेकर रेसिस्ट है और विजिलेंटे सन्स ऑफ लिबर्टी का सिंपैथाइजर जो इन रेसिस के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और डिफरेंस है, जहाँ हमारी दुनिया में एड्रियन का पिता गे निकलता है और उसे छोड़ के चला जाता है, पर इस दुनिया में उसका पिता अभी तक उसकी माँ के साथ ही रह रहा है। शायद इस नाजी दुनिया में गे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए उसके पिता ने अपनी इस इमोशन को लोगों के सामने नहीं लाया है डर के मारे। एपिसोड की शुरुआत होती है इस यूनिवर्स की फेक पिच ऑफ परफेक्शन के साथ, जहाँ कुछ बच्चे टॉप ट्रियो यानी ऑगी, कीथ और क्रिस के साथ फोटो खींचना चाहते हैं, जो एंड गेम के सीन की याद दिलाती है, जहाँ कुछ बच्चे प्रोफेसर हल के पास जाते हैं उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, पर ये परफेक्ट फोटो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है मॉइस्चराइजर की तरह, जो एक्चुअली सीजन 1 के इस क्लासरूम सीन के ब्लैक बोर्ड में लिखा भी आता है मॉइस्टली, उस पर थ्रोबैक हो सकता है। बैकग्राउंड में बजता है बड़ा एप्ट गाना लिटिल ड्रॉप्स ऑफ हेवन बाय प्रीटी मेड्स। वही दोनों बाप बेटे कह रहे थे कि उनके क्रिस्टोफरशिप में कुछ बदलाव आ रहा था। शायद हो सकता है कि हमारे क्रिस की तरह इस यूनिवर्स का क्रिस भी अपने बाप और भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करता होगा और चेंज हो रहा होगा। मुझे ये भी लगता है कि इस यूनिवर्स की एमिलिया हार्कोर्ट भी सन्स ऑफ लिबर्टी सिंपैथाइजर है, जो खुश नहीं थी जब क्रिस उनको मार रहा था एपिसोड 3 में। इसीलिए इस एपिसोड में वो थोड़ी देर के लिए गायब भी हो गई थी कुछ काम के बहाने, जो शक पैदा करता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस एपिसोड में मिलाया जाता है एड्रियन की माँ से, जिसे निभाया टेलर सेंट क्लेयर ने, और वो कोई लाश नहीं है जिस पर एमिलिया ने एपिसोड 2 में मेंशन किया था मजाक में, उसे नॉर्मा बेस के साथ कंपेयर करके, जो एक 1959 साइको मूवी रेफरेंस था, जहाँ सीरियल किलर ने अपनी माँ की लाश को अपने पास रखा था और उसके बालों को पहनकर मर्डर करता था। पर ये माँ बहुत स्वीट है, उल्टा एड्रियन रूड है उनके साथ, बदमाश बच्चा। क्वांटम फ्लोटिंग डिवाइस में घुसने के बाद 11th स्ट्रीट किड्स मिलते हैं उसी एलियन के साथ जिसे हम मिले थे एपिसोड 1 में, जिसे इकोनॉमस बुलाता है जेनोमॉर्फ, जो एलियन फ्रेंचाइज से एक ईस्टर एग है, जहाँ उसी नाम का एलियन राक्षस इन मूवीज और फ्रेंचाइज में दिखता है। वही एड्रियन मेंशन करता है मल्टीवर्स का जो फंडा एमसीयू में चल रहा है अभी तक। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में मिलते हैं कुछ और ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ रियल लाइफ बैंड्स। हैलोवीन जो है एक जर्मन बैंड का नाम, पर इस यूनिवर्स में ये लोग बीटल्स को दे रहे हैं कंपटीशन। हमारी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक गाना हालांकि इस एपिसोड में सुनने को मिलता है जिसका टाइटल है फॉरएवर एंड वन नेवरलैंड। बीटल्स का स्पेलिंग यहाँ पर है BEETLES, पर इस यूनिवर्स में उनका लीड सिंगर है मिक जैगर। रोलिंग स्टोन नाम का बैंड का लीड सिंगर जॉन लेनन इस यूनिवर्स में बीटल्स का पार्ट नहीं है। एडन के पैसों से भरे गोदाम को एमिलिया कहती है एल कपोन का वॉल्ट, जो एक रियल लाइफ क्राइम नोट का नाम था। एल कपोन, इसका वॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड रूम को खोला गया था एक पॉपुलर टेलीविजन स्पेशल में। ये सीन होता है जेनिफर हॉलैंड और जॉन सीना के किरदारों के बीच, और आप जेन हॉलैंड के बारे में जो भी बोले कि वो गन की बीवी है इसलिए उसे ये रोल मिला है, पर इस सीन में उनका परफॉर्मेंस दिल छू लेता है। इसी सीन में रिक फ्लैग जूनियर और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड की एन्चेंट्रेस में मेंशन किया जाता है फिर से। पीसमेकर का ये एपिसोड और उसके कैमियोज और रिव्यूज आउटस्टैंडिंग है, मजा आ गया देख के। मैं देखने में बड़ा एक्साइटेड हूँ कि चीजें खत्म कैसी होगी, और सब कुछ मिलेगा आपको इसी चैनल में, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दो जॉलियों की लड़ाई यानी कि जॉली LLB 3 का रिव्यू वीडियो है आखिर में, और पीसमेकर के सारे एपिसोड है एक प्लेलिस्ट में, वो भी आखिर में रख दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे DC रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।